नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अभी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज की रात कुछ अलग है, क्योंकि आज की ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने मौत को बहुत करीब से देखा है। उस शख्स का नाम है रमेश, और जो कुछ उसके साथ हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम अगली कहानी में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखिए। तो चलिए ये कहानी रमेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। मैं पिछले 15 साल से स्टीयरिंग व्हील ही मेरी दुनिया है। रात दिन, गर्मी सर्दी, बस हाईवे और मैं। आज रात की बात है। माल था पंजाब से मुंबई का। ट्रक में मेरे साथ था मेरा खलासी कल्लू। कल्लू मतलब कालीचरण, पर सब उसे कल्लू ही बुलाते हैं। है तो थोड़ा नौसिखिया पर वफादार है, और मेरा अच्छा साथी भी। ओ कल्लू, चाय पीनी है क्या? मैंने हेडलाइट की डिम फुल करते हुए पूछा। रात के ठीक 1 बज रहे थे। हम महाराष्ट्र की बॉर्डर क्रॉस करके अंदर घुस चुके थे। हाईवे एकदम सुनसान था। दोनों तरफ दूर दूर तक बस काले खेत और जंगल का पैच। चांद बादलों के पीछे लुका छिपी खेल रहा था, इसलिए हाईवे पर अजीब सी परछाइयां नाच रही थी। कल्लू पिछले 1 घंटे से अपनी सीट पर लगभग सो ही रहा था। उसने आंखें खोलकर अंगड़ाई ली। नहीं उस्ताद, अभी नहीं, बस नींद आ रही है, थोड़ा झपकी ले लेता हूं। आप अकेले बोर तो नहीं हो रहे? अरे मैं कहां बोर होऊंगा, ये हाईवे मेरा घर है, तू सो जा आराम से, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कल्लू ने फिर से आंखें बंद कर लीं। मौसम थोड़ा अजीब हो रहा था। दिन में तो बहुत गर्मी थी, पर अब अचानक से हवा एकदम ठंडी हो गई थी। ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक को छू जाए। साथ ही हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सूखी मिट्टी और किसी सड़ी हुई चीज की मिली झुली महक। मैंने शीशा थोड़ा नीचे किया। हवा का एक ठंडा झोंका मेरे चेहरे से टकराया। इस इलाके से मैं पहले भी कई बार गुजरा हूं, पर इतनी अजीब खामोशी पहले कभी नहीं थी। रात के वक्त भी यहां से इक्का दुक्का गाड़ियां तो निकलती ही रहती थीं, पर आज तो ऐसा लग रहा था जैसे हम दुनिया के आखिरी 2 इंसान हों। कल्लू उठ, मैंने उसे हल्के से कोहनी मारी। क्या हुआ उस्ताद, कोई पुलिस वाला? अरे नहीं, गौर कर, कितनी सन्नाटा है, और ये हवा, अजीब सी खुशबू आ रही है। कल्लू ने गहरी सांस ली। हाँ उस्ताद, कुछ तो है। और देखो, बाहर खेत में वो पेड़ कैसा है? हमने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स को जरा ध्यान से देखा। हाईवे से थोड़ी दूरी पर खेतों के बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। वो इतना बड़ा था कि उसकी परछाई सड़क के आधे हिस्से पर पड़ रही थी। और अजीब बात यह थी कि उस पूरी सुनसान जगह पर बस वो एक ही पेड़ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें घूर रहा हो। मेरी गाड़ी उस बरगद की परछाई के नीचे से गुजरने ही वाली थी कि फट 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 एक जोरदार आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने गोली चलाई हो। ट्रक अचानक से एक तरफ झुक गया। स्टीयरिंग मेरे हाथों में कांप गया। अरे यार, क्या हुआ? मैं चिल्लाया। उस्ताद, टायर गया, पक्का टायर पंचर हो गया, कल्लू ने घबराते हुए कहा। मैंने ब्रेक दबाकर ट्रक को धीरे से सड़क के किनारे लाया, एकदम उसी जगह जहां बरगद की परछाई खत्म हो रही थी। इतनी रात को इस सुनसान जगह पर मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने इंजन बंद किया। ट्रक की हेडलाइट्स अब भी जल रही थी, पर रोशनी बस थोड़े से इलाके को ही कवर कर रही थी। बाहर की ठंडी हवा और भी तेज हो गई थी। चल कल्लू, उतर, देखते हैं कौन सा टायर गया है। मैंने दरवाजा खोला। कल्लू ने अपना टॉर्च उठाया और मुझसे पहले नीचे उतर गया। मैं भी ट्रक से नीचे उतरा। बाहर की हवा सचमुच बहुत ठंडी थी, और उस अजीब सी गंध ने जोर पकड़ लिया था। उस्ताद, पीछे वाला टायर, ड्राइवर साइड का, एकदम हवा निकल गई है। कल्लू ने पीछे जाकर टॉर्च की रोशनी डाली। मैं भी वहां गया। हाँ, टायर पूरा बैठा हुआ था। अब इसे बदलना था, और इस काम में कम से कम 1 घंटा तो लगना ही था, इस सन्नाटे में, रात के इस पहर में। ठीक है, स्पेयर टायर निकाल, जैक लगा, जल्दी कर, मैंने कल्लू को ऑर्डर दिया।
कल्लू स्पेयर टायर और औजार निकालने के लिए ट्रक के पीछे की तरफ गया। मैं टॉर्च लेकर पंक्चर हुए टायर के पास खड़ा था, तभी मेरी नज़र सड़क पर पड़ी। टायर सड़क के एकदम किनारे कच्ची जमीन के पास था। टॉर्च की रोशनी में मैंने जमीन पर कुछ देखा। वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। टायर के ठीक बगल में कच्ची मिट्टी पर किसी ने सिंदूर से एक अजीब सा गोला बनाया हुआ था। गोला पूरी तरह गोल नहीं था, बल्कि टेढ़ा मेढ़ा था, और उस गोले के ठीक बीच में एक नींबू रखा था जिस पर 3 कीलें ठोकी हुई थीं। नींबू से लाल रंग का कुछ रिसकर मिट्टी में फैल रहा था। ये देखते ही मेरी जुबान सूख गई। ये साफ साफ जादू टोना था। किसी ने यहाँ सड़क के किनारे हमारे ही रास्ते में ये चीज रखी थी। तभी कल्लू की आवाज आई, उस्ताद, टायर तो खोल लिया पर जैक लगाने की जगह नहीं मिल रही। और ये क्या है? कल्लू ने अपनी टॉर्च की रोशनी थोड़ी और नीचे की। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मैं तुरंत उसके पास गया। उसने ट्रक के चेसिस के पास टॉर्च डाली थी और वहां जैक लगाने की जगह के पास एक काली गुड़िया, जिसका सिर उल्टा घुमा हुआ था, एक लाल कपड़े में लपेटकर किसी पतली रस्सी से ट्रक के चेसिस से बांधी हुई थी। उस्ताद, ये क्या है? कल्लू का हाथ कांप रहा था। टॉर्च की रोशनी हिल रही थी। मुझे अब यकीन हो गया था, ये महज एक पंक्चर नहीं था। किसी ने जानबूझकर ये सब किया था। ये ट्रक और हम दोनों किसी खतरनाक साए की जद में आ चुके थे। मेरी छाती तेजी से धड़कने लगी। मुझे अब इस जगह से बस भागना था। कल्लू, औजार छोड़, गाड़ी में बैठ अमी, मैंने फुसफुसाते हुए पर जोर से कहा। पर उस्ताद, पंक्चर भाड़ में जाए। ये देख तू क्या है। मैंने उसे खींचकर जमीन पर रखे नींबू और गुड़िया की तरफ इशारा किया। ये चुड़ैल विद्या है। किसी ने हम पर वार किया है। कक स्टार्ट कर, हम बस यहां से निकलेंगे। तभी बरगद के पेड़ की तरफ से जो आवाज आई, उसने हम दोनों की सांसें रोक दी। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। वो आवाज थी एक धीमी टूटी हुई हंसी की। ऐसी हंसी जैसे कोई सूखी हड्डियों वाला बूढ़ा आदमी हंस रहा हो। हवा एकदम शांत हो गई थी और अब हमें बस वो हंसी सुनाई दे रही थी। वो आवाज हमारे चारों तरफ गूंज रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, बरगद के पेड़ की परछाई और भी घनी हो गई थी। उस्ताद, वो कल्लू की आवाज गले में ही फंस गई। टॉर्च की रोशनी बरगद के पेड़ पर पड़ी और हमने देखा। टॉर्च की रोशनी बरगद के पेड़ पर पड़ी और हमने देखा, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर, जहां रोशनी ठीक से पहुंच भी नहीं रही थी, वहां एक बहुत लंबी काली आकृति बैठी थी। उसका शरीर इतना पतला था जैसे सिर्फ हड्डियां और चमड़ी हो। उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी, जैसे वो जानबूझकर हमें देखने के लिए मोड़ रहा हो। और उस आकृति की आंखों की जगह 2 जलते हुए लाल अंगारे थे। वो आकृति धीरे से हिल रही थी, हवा से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से। और फिर वही टूटी हुई सूखी हंसी फिर से गूंजी। इस बार आवाज और पास से आई, जैसे वो सीधा हमारे कानों में हंस रहा हो। भागो उस्ताद, भागो! कल्लू ने चिल्लाकर टॉर्च फेंक दी और दौड़कर ट्रक के दरवाजे की तरफ भागा। मैं भी जैसे किसी जोरदार झटके से नींद से जागा। डर इतना था कि मेरी टांगें जमीन से चिपक गई थी। पर भागना है, इस एक ख्याल ने मुझे हिम्मत दी। मैं भी तेजी से ड्राइवर सीट पर आया, दरवाजा बंद किया और तुरंत चाबी घुमाई। इंजन ने आवाज की पर स्टार्ट नहीं हुआ। अरे ये क्या, जल्दी स्टार्ट हो! मैं पसीना पसीना हो गया था। मैंने फिर से कोशिश की। इंजन बस घूर रहा था, जैसे उसे भी डर लग रहा हो। बाहर उस बरगद के पेड़ के नीचे जमीन पर पड़े नींबू के पास वो लाल रंग का घोल अब तेजी से फैल रहा था, जैसे किसी ने उस पर जोरदार पानी डाल दिया हो। स्टार्ट हो जा साले, स्टार्ट हो जा! मैं चीखा और तीसरी बार चाबी घुमाई। इस बार शुक्र है भगवान का। धड़ 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 इंजन स्टार्ट हो गया, पर उसकी आवाज हमेशा से ज्यादा तेज और डरी हुई लग रही थी। कल्लू, पीछे देख, वो कहाँ है? कल्लू ने पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उस्ताद, पेड़ पर कोई नहीं है। वो कहीं नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, चल, चाहे टायर फटे या रिम, अब रुकना नहीं है। मैंने तुरंत फर्स्ट गियर डाला और क्लच छोड़ा।
ट्रक फटे हुए टायर के साथ धम धम की भयंकर आवाज करते हुए हिचकोले खाने लगा। हम उस जगह से दूर जाने लगे। ट्रक का हर सेकंड कांपना मुझे बता रहा था कि टायर का रबर पूरी तरह फट चुका है और अब सिर्फ रिम ही सड़क को घिस रहा है। लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। तेज चलाओ उस्ताद, और तेज। कल्लू मेरे कंधे से चिपका हुआ था। मैं ट्रक को 40 फिर 50 की स्पीड पर ले गया। पीछे से धम धम की आवाज एक पागल कर देने वाली धुन बन चुकी थी। तभी मेरे दाहिने आईने में वो दिख गया, वो काली आकृति, वो पतली चीज अब खेतों के बीचों बीच हमारे ट्रक के साथ साथ दौड़ रही थी। उसकी टांगें जमीन पर नहीं पड़ रही थी, वो बस जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रही थी। और वो इतनी तेज थी कि हमारी 50 की स्पीड को भी आसानी से मात दे रही थी। वो बस हमें देख रही थी। उसके लाल अंगारे मेरी आंखों में गड़ रहे थे। कल्लू, आंखें बंद कर, आईने में मत देख, मैंने चिल्ला कर कहा। मैंने तुरंत आईना दूसरी तरफ मोड़ दिया ताकि मुझे वो चीज न दिखे। उस्ताद, वो ट्रक के साथ साथ है, वो हमारी तरफ देख रही है। कल्लू, जिसने आईने में देख लिया था, अब रोने लगा था। मैंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, लगातार, पी पी पी। शायद मुझे लगा कि हॉर्न बजाने से वो भाग जाएगी। तभी एक और अजीब चीज हुई। ट्रक के केबिन में, जहां अब तक सिर्फ हम दोनों की सांसों की आवाज थी, वहां अचानक से ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ गई, इतनी कि हमारे मुंह से धुआं निकलने लगा। और फिर मैंने स्टीयरिंग पर अपने हाथों के ऊपर किसी और के ठंडे पतले हाथ महसूस किए, जैसे कोई मेरी ही तरह स्टीयरिंग पर बैठा हो। मैं चीखा और झटके से स्टीयरिंग से हाथ हटा लिया। ट्रक तेजी से बाईं तरफ मुड़ने लगा। हम हाईवे से सीधे खेतों में जाने वाले थे। संभालो उस्ताद, संभालो, कल्लू चिल्लाया। मैंने हिम्मत करके फिर से स्टीयरिंग पकड़ा और ट्रक को सीधा किया। मेरी नजर सीधे डैशबोर्ड पर पड़ी। स्टीयरिंग के ठीक नीचे, जहां डैशबोर्ड और पैर रखने की जगह मिलती है, वहां वो काली गुड़िया बैठी थी जिसे हमने चैसी से बंधा देखा था। वो अब लाल कपड़े में लिपटी हुई नहीं थी। उसके सिर का कटा हुआ हिस्सा मेरी तरफ था और उसकी खाली आंखें। कल्लू, गुड़िया, गुड़िया अंदर आ गई है। मेरी आवाज कांप रही थी। कल्लू ने डरते डरते नीचे देखा। भगवान, ये कैसे हुआ? इसे किसने? सवाल मत पूछ, इसे बाहर फेंक जल्दी। कल्लू ने डरते डरते अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, उसे एक बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई। उसने चिल्लाकर गुड़िया को उठाया और तुरंत ड्राइवर साइड की खिड़की से बाहर फेंक दिया। जैसे ही गुड़िया बाहर गिरी, ट्रक की ठंडक एकदम से खत्म हो गई। इंजन की आवाज वापस थोड़ी सामान्य हो गई और ट्रक की स्पीड भी थोड़ी बढ़ गई। चल चल कल्लू, अब शायद कुछ देर चैन मिले। हम दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस ट्रक को दौड़ाते रहे। फटा हुआ टायर अब बुरी तरह से घिस चुका था और पूरे हाईवे पर लोहे की रगड़ की आवाज आ रही थी। करीब 10 मिनट तक ऐसे ही पागलपन की तरह चलाने के बाद हमें दूर हल्की सी रोशनी दिखी। उस्ताद, आगे देखो, शायद कोई ढाबा है, हम वहां रुकते हैं। रोशनी एक पुरानी टूटी टूटी इमारत से आ रही थी। वो एक ढाबा था, पर लग रहा था कि सुबह 4 बजे के करीब बंद हो चुका होगा। हालांकि उसकी बाहरी लाइटें अब भी जल रही थी। मैंने ढाबे से थोड़ा पहले ट्रक को रोका। मैं अब रिम को और नहीं घिसना चाहता था। हम यहीं रुकेंगे, कम से कम यहां रोशनी तो है, मैंने कहा। हम ट्रक से नीचे उतरे। हवा अब भी ठंडी थी, पर अब सन्नाटा नहीं था। ढाबे के जनरेटर की हल्की आवाज आ रही थी। टायर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। हमने स्पेयर टायर निकालने का फैसला किया। डर अभी भी था, पर अब हम उस मनहूस जगह से दूर थे। हम दोनों ट्रक के पीछे औजार निकाल रहे थे। तभी कल्लू ने अचानक मुझे रोका। उस्ताद, जरा यहां देखो। उसने अपनी टॉर्च ट्रक के पिछले बम्पर पर डाली। बम्पर पर धूल जमी हुई थी और उस धूल पर किसी ने अपनी उंगलियों से उल्टी दिशा में छोटे छोटे अक्षर लिखे थे। लिखा था, तुमने मेरी भेंट फेंक दी, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और उस भयानक लिखावट के नीचे ठीक वही लाल रंग का धब्बा था जो हमने नींबू से रिश्ता देखा था। यह धब्बा उस गुड़िया को फेंकने की जगह से आया था, जो अब ट्रक के बम्पर पर चिपक गया था। मेरा दिल डूब गया। इसका मतलब वो पीछा नहीं छोड़ रही थी, वो हमारे साथ ही आ गई थी। ट्रक के बम्पर पर धूल में लिखावट देखकर मेरी और कल्लू की रूह कांप गई।
तुमने मेरी भेंट फेंक दी, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और वो लाल धब्बा जिसने साबित कर दिया कि वो भयानक चीज, वो साया हमारे साथ आ चुका है। उस्ताद अब क्या करें? कल्लू की आवाज में चीखने जैसा डर था। ये तो हमारे पीछे नहीं, हमारे साथ आ गई है। चुप कर कल्लू, मैंने तेजी से कहा। अगर डर गया तो ये हमें और सताएगी, हमें शांत रहना होगा। मैंने तुरंत औजार उठाए। जल्दी से टायर बदल, अब और यहां रुकना मौत को दावत देना है। ढाबे पर कोई हलचल नहीं है, पर रोशनी है, इसलिए हम अभी सुरक्षित हैं। बस जल्दी कर। हम दोनों ने लगभग 10 मिनट में हाफते हुए स्पेयर टायर लगा लिया। टायर बदलने की आवाजें उस भयानक सन्नाटे को तोड़ रही थीं, जो डर के मारे हमारे आसपास फैल चुका था। काम खत्म करके हम फिर से कैबिन में चढ़े। मैंने दरवाजा बंद किया और तुरंत चाबी घुमाई। धड़ धड़ इंजन आराम से स्टार्ट हो गया। चलो यहां से निकलना है। मैंने ट्रक को फिर से हाईवे पर दौड़ा दिया। अब की बार स्पीड पिछली बार से थोड़ी कम रखी, क्योंकि मैं जानता था कि अब टायर फट भी जाए तो हमारे पास कोई स्पेयर टायर नहीं है। हमने करीब आधे घंटे तक बिना रुके गाड़ी चलाई। अब हम उस मनहूस बरगद के पेड़ वाले इलाके से बहुत दूर आ चुके थे। हाईवे पर इक्का दुक्का ट्रकें दिखने लगी थीं। मेरी जान में जान आई, जहां इंसान होते हैं वहां ये साए कमजोर पड़ जाते हैं। उस्ताद अब ठीक है ना? कल्लू ने डरते डरते पूछा। हाँ कल्लू, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। शायद। मैंने कहा ही था कि अचानक कल्लू जोर से चीख पड़ा। क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। उस्ताद मेरी जेब, मेरी। कल्लू अपनी शर्ट की जेब को टटोल रहा था। क्या है जेब में? क्या हुआ? कल्लू ने कांपते हाथों से जेब से एक चीज निकाली। वो थी वही काली गुड़िया। वो वही गुड़िया थी जिसे हमने ट्रक के चेसिस से देखा था, जिसे मैंने उसे खिड़की से बाहर फेंकने के लिए कहा था। वो अब मेरी नहीं, कल्लू की जेब में थी। गुड़िया को देखते ही मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। हमने इसे बाहर फेंका था, हमने इसे अपनी आंखों से सड़क पर गिरते देखा था। ये वापस कैसे आई और कल्लू की जेब में कैसे पहुंची? कल्लू, तूने इसे फेंका नहीं था, तूने झूठ बोला। मेरी आवाज में गुस्सा और डर दोनों था। नहीं उस्ताद, कसम से कह रहा हूं, मैंने इसे फेंका था। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं तो डर के मारे मरा जा रहा था। कल्लू सचमुच रो रहा था। इसका मतलब साफ था, वो चीज, वो साया खेल रहा था। वो सिर्फ हमारा पीछा नहीं कर रहा था, वो हमारे साथ, हमारे अंदर था। गुड़िया अब भी बर्फ की तरह ठंडी थी। कल्लू ने उसे फौरन खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस बार उसने ये सुनिश्चित किया कि वो सीधे हवा में जाए। चलो अब सब ठीक है, मैंने खुद को दिलासा देते हुए कहा। पर तभी मेरे कान के पास एकदम हल्की और सूखी हुई आवाज आई। तुम इसे हर बार नहीं फेंक पाओगे। आवाज इतनी धीमी थी कि कल्लू को शायद सुनाई भी नहीं दी, पर मैंने सुनी थी। वो आवाज मेरे सीधे कान के पर्दे से टकराई थी। वो आवाज किसी औरत की थी, पर बहुत ही भयानक टूटी हुई। मैंने तुरंत ट्रक को रोक दिया। अब हम एक पुलिया के ऊपर थे, जिसके नीचे सूखी नदी का पाट था। उस्ताद क्या हुआ? क्यों रोका? श्श, तो कुछ सुना? नहीं उस्ताद, क्या हुआ? मैंने सुना, किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया। कल्लू का चेहरा फिर से डर से सफेद हो गया। कौन फुसफुसाया? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ट्रक के कैबिन के अंदर की लाइटें झिलमिलाने लगी और ट्रक का हॉर्न बिना मेरे छुए खुद ब खुद बजने लगा। पी पी। हॉर्न लगातार एक पागलपन की तरह बज रहा था। मैं स्विच बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, पर मेरा हाथ उस स्विच तक पहुंच ही नहीं पाया। मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर भारी हो रहा है, मेरी सांस रुकने लगी। कल्लू घबराकर हॉर्न के स्विच पर हाथ मारने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी ड्राइवर सीट के पीछे, जहां सोने की जगह होती है, वहां से एक भयानक सड़ान भरी महक आने लगी। वही महक जो मैंने पहली बार बरगद के पेड़ के पास महसूस की थी। और फिर हमने देखा, पीछे की स्लीपर सीट पर एक काली आकृति धीरे धीरे उठ रही थी। वो पतली और लंबी थी, पर इस बार वो ज्यादा साफ दिख रही थी। उसके बाल उलझे हुए, सूखे और लंबे थे, जो उसके चेहरे को छुपा रहे थे। उसने फटे पुराने गंदे कपड़े पहने हुए थे। वो उठकर धीरे से आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वो मेरे पास पहुंची, उसकी बदबू असहनीय हो गई। मुझे लगा जैसे मैं उल्टी कर दूंगा। और फिर उसने अपने बाल पीछे हटाए। उसका चेहरा ऐसा था जैसे देखकर कोई हमेशा के लिए पागल हो जाए। उसकी चमड़ी एकदम सूखी, पीली और कटी हुई थी। उसके होंठ नहीं थे, बस एक खुला काला छेद था, और उसकी आंखों में वही लाल अंगारे जल रहे थे।
वो मेरी तरफ झुकी और फिर से वही टूटी हुई सूखी हंसी हंसी। हंसते हुए उसने अपनी सूखी लंबी उंगली मेरे गियर नॉब की तरफ बढ़ाई। कल्लू भाग, यहां से भाग, मैं चीखा, पर मेरी आवाज बहुत कमजोर निकली। इससे पहले कि वो गियर नॉब को छू पाती, कल्लू ने अचानक अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने डैशबोर्ड पर रखे हनुमान चालीसा को उठाया और उस आकृति की तरफ फेंक दिया। हनुमान चालीसा के उस साए को छूते ही एक जोरदार चीख गूंजी। आवाज इतनी तेज थी कि मेरे कान के पर्दे फटते फटते बचे। ट्रक की लाइटें और हॉर्न तुरंत बंद हो गए। पूरे केबिन में एक बार फिर भयानक ठंडक फैली और फिर वो साया धुएं की तरह गायब हो गया। कल्लू और मैं हाँफ रहे थे। ट्रक अब पूरी तरह शांत था। हनुमान चालीसा, कल्लू ने हाफते हुए कहा। उस्ताद, मैंने इसे हमेशा साथ रखा है, मां ने दिया था। हमने एक दूसरे को देखा। हम दोनों जानते थे कि ये डर अभी खत्म नहीं हुआ है, बस टल गया है। मैंने बिना कुछ कहे ट्रक को फिर से दौड़ाना शुरू कर दिया। अब बस सुबह होने का इंतजार था। हनुमान चालीसा फेंकने के बाद वो काली आकृति धुएं की तरह गायब हो गई थी, पर उसका डर केबिन में जहर की तरह फैल चुका था। हम दोनों बुरी तरह से कांप रहे थे। उस्ताद, हमें किसी बाबा या मंदिर जाना चाहिए, कल्लू ने कांपते हुए कहा। हाँ कल्लू, अब और कोई रास्ता नहीं है, बस सूरज निकलने का इंतजार है। दिन की रोशनी में ये चीजें कमजोर पड़ जाती हैं। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। मैं जानता था कि अब हमें जल्द से जल्द किसी आबादी वाली जगह पर पहुंचना है। करीब 4 बज रहे थे। सुबह होने में अभी भी लगभग 1.5 घंटे का वक्त था। हम लगभग 20 मिनट तक शांत रहे। ट्रक बस हाईवे पर दौड़ रहा था। इस दौरान कोई अजीब घटना नहीं हुई जिसने हमें थोड़ी राहत दी। उस्ताद, चाय? कल्लू ने हिम्मत करके पूछा। हाँ, पी लेते हैं, कहीं कोई ढाबा दिखे तो रोकते हैं। तभी हमें दूर हाईवे के किनारे एक बोर्ड दिखा। उस पर हल्के से पेट्रोल पंप लिखा हुआ था। वहां रुकते हैं कल्लू, पेट्रोल पंप है, यानी गार्ड होगा, रोशनी होगी और शायद चाय भी मिल जाए। मैंने ट्रक को धीरे से पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ा। वो एक छोटा पुराना पेट्रोल पंप था जो रात के वक्त बिल्कुल सुनसान लग रहा था। बस कुछ ट्यूबलाइट्स जल रही थीं, जिससे जगह थोड़ी डरावनी लग रही थी। मैंने ट्रक को पंपिंग मशीन से थोड़ी दूर पार्क किया। तू यहीं बैठ कल्लू, मैं जाता हूं। नहीं उस्ताद, मैं अभी आता हूं, मुझे अब यहां अकेले डर लगेगा। कल्लू की आवाज में गिड़गिड़ाहट थी। ठीक है, चल। हम दोनों ट्रक से उतरे। जमीन पर उतरते ही हवा में एक बार फिर वही भयानक सड़ी हुई महक आई जो उस साए के आने पर आती थी। हम दोनों ने एक दूसरे को घबरा कर देखा। ये महक यहां क्यों आ रही है उस्ताद? कल्लू ने फुसफुसाया। पता नहीं, पर कुछ तो गड़बड़ है। पेट्रोल पंप पर सिर्फ एक गार्ड था जो अपनी छोटी सी केबिन में बैठा ऊँघ रहा था। पंपिंग मशीन के पास एक छोटी सी खिड़की थी जो बंद थी, शायद जहां से चाय या स्नैक्स मिलते थे। मैंने गार्ड को आवाज दी, ओ भाई, कोई है क्या? चाय मिलेगी? गार्ड हड़बड़ाकर उठा। उसने हमें देखा और फिर वापस खिड़की से झांका। नहीं साहब, अभी सब बंद है, सुबह 6 बजे खुलेगा, उसने ऊँघती आवाज में कहा। अरे यार, चलो कोई नहीं, मैंने हार मान ली। हम वापस ट्रक की तरफ मुड़ने ही वाले थे कि कल्लू ने अचानक मेरे हाथ को जोर से जकड़ लिया। उस्ताद, मैंने देखा हमारे ट्रक के पीछे, जहां हम इसे पार्क करके आए थे, वहां एक महिला खड़ी थी। वो पीछे की तरफ मुंह करके खड़ी थी और उसका शरीर अजीब तरह से हिल रहा था, जैसे वो रो रही हो। उसने एक बहुत ही गंदी सफेद साड़ी पहनी हुई थी। यहां कोई औरत कहां से आ गई? मुझे थोड़ी अजीब सी हैरानी हुई। उस्ताद, ये वही तो नहीं है? कल्लू की सांस तेज हो गई। चुप रह, जरूरी नहीं है, शायद कोई गांव की औरत हो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, पर मेरे अंदर का डर चीख रहा था। मैंने हिम्मत की और जोर से आवाज दी, ओ बहन जी, क्या हुआ? क्या चाहिए आपको? उस महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे 1-1 इंच करके हमारे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। उसका चेहरा अब भी हमारी तरफ नहीं था। भागो उस्ताद, भागो, कल्लू ने मुझे पीछे धकेलते हुए कहा।
हम दोनों दौड़कर ट्रक के केबिन की तरफ भागे। मैंने तुरंत ड्राइवर साइड का दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया। कल्लू भी मेरे पीछे आया। इससे पहले कि मैं दरवाज़ा बंद कर पाता, वो महिला अब ट्रक के बिल्कुल किनारे पहुंच चुकी थी और तभी उसने अपनी गर्दन को धीरे धीरे चिट 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 की आवाज़ के साथ 180 डिग्री हमारी तरफ घुमाना शुरू किया। उसका शरीर अभी भी ट्रक की तरफ पीछे था, पर उसका सिर पूरी तरह से हमारी तरफ घूम गया था और उसके चेहरे पर होंठ नहीं थे और उसकी आंखों में लाल अंगारे थे। वही साया। मैंने दरवाजे को जोर से बंद किया। वो साया लगभग 1 फुट की दूरी पर था और अब वो मुस्कुरा रहा था, एक भयानक होंठ रहित मुस्कान। भागो भागो यहां से, मैं चीखा। मैंने तुरंत चाबी घुमाई। धड़ धड़ इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने तेजी से गियर बदला और एक्सीलरेटर पर पैर रखा। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, उस साये ने अपनी लंबी सूखी बाहें ट्रक के शीशे की तरफ लपकीं। वो ट्रक के दरवाजे पर जोर जोर से अपने नाखून मारने लगी। शीशे पर भयानक लकीरें पड़ गईं। मैंने ट्रक को सीधा हाईवे पर दौड़ाया। आईने में देखा, वो अब भी हमारे पीछे दौड़ रही थी, पर इस बार वो जमीन से थोड़ा ऊंचा थी, जैसे उड़ रही हो। उसकी सफेद साड़ी हवा में फड़फड़ा रही थी। मैंने जानबूझकर ट्रक को 80 की स्पीड पर ले गया। कल्लू पीछे देख, अब कहाँ है? कल्लू ने डरते डरते पीछे देखा। उस्ताद, वो दूर हो गई है, अब वो धीरे हो गई है। तभी मेरे ठीक सामने हाईवे पर एक काली गाय बीच सड़क पर खड़ी थी। इतनी रात को इस सुनसान जगह पर एक गाय? मुझे एक सेकंड के लिए भी शक नहीं हुआ कि यह भी उसी साये का कोई खेल है। मैं ब्रेक नहीं लगा सकता था। इतनी स्पीड में ब्रेक लगाने पर ट्रक पलट जाता, और पलट जाता तो वो उसके आसान शिकार बन जाते। कल्लू, हनुमान चालीसा, मैं चिल्लाया। मेरे पास नहीं है उस्ताद, सीट पर है। मेरे पास सोचने का वक्त नहीं था। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और ट्रक को जोरदार तरीके से गाय की तरफ घुमा दिया। धड़ाम, जोरदार झटका लगा, पर ट्रक सीधा हाईवे की दूसरी तरफ गाय से बचकर निकल गया। मैंने आईने में देखा, गाय अब भी वहां नहीं थी। वो बस एक भ्रम था। उस्ताद, हम बच गए। कल्लू ने राहत की सांस ली। हाँ, पर वो हार नहीं मानेगी। मैं 20 मिनट और ऐसे ही पागलपन की तरह ट्रक चलाता रहा, जब तक कि मुझे दूर पूर्व दिशा में आसमान में पहली हल्की लाली नहीं दिख गई। सुबह होने वाली थी। जैसे ही आसमान में पीलापन आया, मैंने महसूस किया कि हवा की ठंडक कम हो गई है और सड़ी हुई महक भी गायब हो गई है। कल्लू, देखो, सुबह हो गई। कल्लू ने बाहर देखा। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी उम्मीद दिखी। मैंने राहत की सांस ली और ट्रक को धीरे किया। हमें अभी भी मुंबई तक पहुंचना था। तभी मेरी नज़र गियर नॉब पर पड़ी, जिसे उसने छूने की कोशिश की थी। गियर नॉब पर धूल जमी हुई थी, पर उस धूल पर किसी के 5 नुकीले नाखून के निशान पड़े थे। निशान गहरे थे, जैसे किसी ने पूरी ताकत से वहां पंजा मारा हो, और उन निशानों के बीचों बीच एक बहुत छोटा सूखा हुआ गुलाब का फूल पड़ा था। ये फूल कहां से आया? मैंने उसे उठाया। वो सूखा हुआ था, पर उसमें से गुलाब की नहीं, बल्कि वही सड़ी हुई महक आ रही थी। ये उसका आखिरी संदेश था। गियर नॉब पर नुकीले नाखून के निशान और उस सूखे बदबूदार गुलाब के फूल ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। सूरज की हल्की रोशनी पड़ रही थी, पर अब भी डर पूरी तरह से गया नहीं था। वो गुलाब का फूल उस साये का आखिरी टच था, जो हमें बता रहा था कि वो भले ही दिन की रोशनी से डरती हो, पर उसने हमें छोड़ा नहीं है। मैंने उस सूखे हुए फूल को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उस्ताद, सब शांत है, सुबह हो गई है, कल्लू ने खिड़की से झांकते हुए कहा। हाँ कल्लू, पर अब हमें ज्यादा सावधान रहना होगा। सुबह के लगभग 5:30 बज रहे थे। अब हाईवे पर आवाजाही शुरू हो गई थी। दूर से आती बसों की हेडलाइट्स और किसानों के ट्रैक्टर की आवाजें सुनाई दे रही थी। अब हम सुरक्षित महसूस कर रहे थे, पर रात की घटना का साया अब भी हमारे दिमाग पे था। चलो, अब हमें काम पर ध्यान देना चाहिए, मुंबई पहुंचना है।
मैंने इंजन की आवाज को थोड़ा बढ़ाया। हमने लगभग 1 घंटे और गाड़ी चलाई। अब चारों तरफ पूरी रोशनी हो चुकी थी। हम एक कस्बे के बाहरी इलाके में पहुंचे जहां एक बड़ा ट्रक रिपेयरिंग गैराज था। यहीं रुकते हैं कल्लू, टायर भी ठीक करवाना है और सबसे जरूरी ट्रक को अंदर से साफ करवाना है, मैंने धीरे से कहा। कल्लू मेरी बात समझ गया। वो तुरंत उतरकर गैराज के मालिक से बात करने गया। मैकेनिक ने आकर पंक्चर टायर देखा और तुरंत नया टायर बदलने की बात कही। जब मैकेनिक ने ट्रक के नीचे जैक लगाने के लिए औजार निकाले तो मैंने उसे रोका। भाई साहब, जरा मेरी एक मदद करेंगे? हाँ बोलो भाई साहब, क्या हुआ? मैकेनिक ने पूछा। जरा इस ट्रक के चेसिस को ध्यान से देखना, कहीं कोई धागा, कोई गुड़िया, कोई उल्टी सीधी चीज तो नहीं बंधी है। मैकेनिक ने हैरानी से मुझे देखा। क्या बात कर रहे हो? चेसिस पर कोई जादू टोना? ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब, आप बस एक बार देख लो। बहुत मुश्किल रात गुजारी है। मेरी आंखों में डर देखकर मैकेनिक ने हाँ कहा। उसने टॉर्च ली और ट्रक के नीचे झांका। कल्लू और मैं भी उसके पास खड़े हो गए। मैकेनिक ने जहां जैक लगाते हैं वहां टॉर्च डाली, फिर ट्रक के इंजन के निचले हिस्से पर और फिर पूरे चेसिस पर। नहीं भाई साहब, कुछ नहीं है, एकदम साफ है ट्रक। हाँ, पिछली तरफ थोड़ा लाल रंग जैसा धब्बा लगा है, पर वो शायद मिट्टी होगी। लाल धब्बा? मैंने तुरंत वहां देखा। वो वही लाल रंग का धब्बा था जो रात को बम्पर पे लगा था। ठीक है, आप टायर बदलो, मैंने कहा और मैकेनिक को काम पर लगा दिया। तभी मैं कल्लू को लेकर थोड़ा दूर आया। एक काम कर कल्लू, गैराज के पास ही एक छोटी सी दुकान है, वहां से एक नारियल, थोड़े अगरबत्ती और हनुमान जी की एक नई फोटो ले आ और गैराज वालों से थोड़ा चूना मांगेगा। चूना? क्यों उस्ताद? उस साये का वार उसके घर पर होना चाहिए। रात को उसने ट्रक में अपनी चीजें छोड़ी थी, अब हम उसकी निशानी मिटाएंगे। कल्लू डरते डरते सामान लेने चला गया। जब तक मैकेनिक टायर बदलता तब तक मैं ट्रक के पास खड़ा रहा। मैंने अपनी जेब से अपना रुमाल निकाला, उसे गीला किया और ट्रक के पिछले बम्पर पे लगे उस लाल धब्बे को जोर जोर से रगड़कर साफ कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि उसकी कोई निशानी हमारे साथ रहे। कुछ देर बाद कल्लू सामान लेकर वापस आया। सबसे पहले मैंने हनुमान जी की नई फोटो को डैशबोर्ड पर एकदम बीचों बीच लगा दिया। फिर मैंने अगरबत्ती जलाकर पूरे केबिन में घुमाई ताकि वो सड़ी हुई महक दूर हो जाए। फिर सबसे जरूरी काम, मैंने कल्लू से चूना लिया, वो सफेद चूना जिसे लोग अक्सर दरवाजों पर लगाते हैं। सुन कल्लू, ये हमारी गाड़ी है, अब इस पर किसी बाहरी साये का हक नहीं है। मैंने ट्रक के अगले और पिछले पहिए पर, जहां टायर खत्म होकर जमीन से मिलते हैं, चूने की एक मोटी लकीर खींच दी, एक सुरक्षा घेरा जो हमारी गाड़ी को बाहरी सायों से बचाएगा। अब हम दोनों इस नारियल को गाड़ी के सामने जमीन पर फोड़ेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हमने नारियल फोड़ा, नारियल का पानी जमीन पर और ट्रक के टायरों पर गिरा। मुझे अंदर से एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे मैंने रात के उस भयानक साये को अब अपनी गाड़ी से बाहर ढकेल दिया है। अब चल कल्लू, नाश्ता करते हैं और फिर यहां से सीधे मुंबई। हम नाश्ता करने गैराज की कैंटीन में चले गए। नाश्ता करते हुए कल्लू ने अचानक अपनी आंखों को मसला। क्या हुआ? मैंने पूछा। कुछ नहीं उस्ताद, बस आंख में कुछ चला गया है, ठीक से साफ कर। जब हम नाश्ता करके वापस आए और ट्रक स्टार्ट किया तो मैंने कल्लू से कहा, अब कैसा लग रहा है? हाँ उस्ताद, अब हल्का लग रहा है, डर निकल गया। हमने मुंबई की तरफ चलना शुरू किया। दोपहर का वक्त था, धूप तेज थी। करीब 1 घंटे बाद कल्लू ने अचानक अपनी आंखें फिर से मसली। उस्ताद, मेरी आंखों में बहुत जलन हो रही है। डॉक्टर को दिखाना होगा बेटा, कल रात तो ठीक से सोया नहीं ना, इसलिए होगा। नहीं उस्ताद, कुछ अजीब है। उसने मेरी तरफ देखा। कल्लू की आंखें हल्की सी लाल दिख रही थी, जैसे किसी ने काजल की जगह हल्का सिंदूर लगा दिया हो। कल्लू, तेरी आंखें! मैं चिल्लाया। तभी कल्लू की आवाज बदल गई। उसकी आवाज अब वैसी नहीं थी जैसी सुबह थी। वो धीमी और एक अजीब सी खरोच भरी थी। मैं
मैं थक गई हूँ रमेश। और उसने मेरे नाम को एक बहुत ही अजीब दुख भरे लहजे में पुकारा। वो अंदाज कल्लू का नहीं था। कल्लू की उस आवाज ने मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ा दिया। वो आवाज कल्लू की नहीं थी, वो वही भयानक, सूखी और खरोच भरी आवाज थी जो रात को मेरे कान में फुसफुसाई थी। मैंने तुरंत ट्रक को सड़क के किनारे लगाया और हैंड ब्रेक खींच दिया। बाहर निकल चुड़ैल, बाहर निकल मेरे कल्लू में से, मैं चीखा। कल्लू या वो साया जो अब उसके अंदर था जोर से हंसा। हंसी इतनी भयानक थी कि मेरी छाती कांप उठी। कल्लू ही लाल आंखें मेरी तरफ घूर रही थी। उसने अपना सिर अजीब तरह से घुमाया और उसकी गर्दन से वही चिट 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 की आवाज आई जो रात को उस साये के हिलने पर आई थी। तुमने मेरी जगह छीन ली रमेश, कल्लू के मुंह से आवाज निकली। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कल्लू का हाथ तेजी से गियर नॉब की तरफ बढ़ा और उसने उसे झटके से खींच लिया। नॉब टूटकर उसके हाथ में आ गया। तुझे क्या चाहिए? मैंने डरते हुए पर हिम्मत से पूछा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा ट्रक और तुम्हारी मौत। कल्लू अचानक मेरी तरफ झपटा। उसके नाखून जो अब कल्लू के नहीं लग रहे थे, मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने तुरंत बचाव के लिए अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां मेरे हाथ पर लगी। मुझे लगा जैसे किसी ने आग के गर्म कोयले से मेरे हाथ को छू दिया हो। तभी मुझे याद आया हनुमान चालीसा। भाग जा यहाँ से, मैं चीखा और अपनी दूसरी जेब में हाथ डाला। वहां सुबह का लाया हुआ हनुमान चालीसा का छोटा ताबीज रखा था। मैं ताबीज को पकड़कर जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जैसे ही मैंने पहली लाइन बोली, कल्लू ने भयानक तरीके से चीखना शुरू कर दिया। उसकी आवाज दर्द से भरी थी। बंद करो, ये आग है। वो दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़कर चिल्लाने लगा। उसकी आंखें पहले से ज्यादा लाल हो गईं और उसके मुंह से काला गाढ़ा धुआं निकलने लगा। मैं नहीं रुका। मैं पूरी ताकत से आंखें बंद करके पाठ करता रहा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। कैबिन के अंदर हवा तेजी से घूमने लगी जैसे कोई तूफान आ गया हो। काला धुआं कल्लू के शरीर से निकलकर पूरे कैबिन में भर गया। बदबू इतनी भयानक थी कि मुझे लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैं वापस आऊंगी, तुम बचोगे नहीं। एक जोरदार भयानक चीख के साथ काला धुआं तेजी से खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। धुआं जाते ही कैबिन के अंदर सब शांत हो गया। कल्लू जमीन पर लुढ़क गया। उसका शरीर पसीना पसीना हो गया था और वो बेहोश हो गया। मैंने हांफते हुए पाठ पूरा किया और चाबी निकालकर ट्रक का इंजन बंद कर दिया। मैं भी पूरी तरह से थक चुका था। मैंने कल्लू को उठाकर सीट पर लिटाया। उसके चेहरे पर अब डर या साये का कोई निशान नहीं था। वो बस थका हुआ और बेजान लग रहा था। मैंने तुरंत फोन उठाया और सबसे नज़दीकी शहर के किसी अस्पताल का नंबर लगाया। मैंने कल्लू को एक छोटे से शहर के अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा कि वो सदमे में है और उसे कुछ दिन आराम की ज़रूरत होगी। जब कल्लू को होश आया तो उसे पिछली रात की कोई भी बात याद नहीं थी। उसे बस इतना याद था कि टायर पंचर हुआ था। मैंने अपने मालिक को फ़ोन किया। पूरी कहानी तो नहीं बताई, पर कहा कि कल्लू बीमार हो गया है और मैं अकेले माल लेकर मुंबई आ रहा हूँ। मैंने अकेले अगले 2 दिन तक ट्रक चलाया। हर पल मुझे लगा कि वो काली आकृति फिर से मेरे आईने में दिखेगी या कल्लू की जगह कोई और साया बैठ जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं मुंबई पहुंचा, माल उतारा और वापस अपने घर की तरफ चला गया। मैंने वो ट्रक उसी गैराज में छोड़ दिया और कभी वापस नहीं लिया। जब मैं कल्लू से अस्पताल में मिला तो उसने कहा कि उसे ट्रक ड्राइविंग अब छोड़ देनी है। मैंने उसे समझाया नहीं, बस चुपचाप उसकी बात मान ली। आज मैं एक छोटे से लोकल रूट पर काम करता हूँ। लंबी दूरी पर जाना छोड़ दिया है। रात को 12 बजे के बाद मैं कभी गाड़ी नहीं चलाता और जब भी मैं किसी हाईवे पर किसी अकेले बरगद के पेड़ को देखता हूँ या रात को हवा में हल्की सी सड़ी हुई महक आती है तो मेरी रूह कांप जाती है। मुझे याद आता है वो साया जो गया नहीं है, बस वापस आने का वादा करके गया है। मैं जानता हूँ कि हाईवे मेरा घर है, पर कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ मौत हमेशा दरवाजे पर खड़ी रहती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट हमारी नई कहानियों के लिए बहुत मायने रखता है।